सास को नौकरानी कहने वाली बहू का घमंड टूटा जब अरबपति ने छुए पैर। जब घमंडी बहू ने अपनी सास को मेहमानों के सामने नौकरानी बताया तो वहां मौजूद शहर के सबसे बड्ढे अरबपति ने दौड़ कर उस बूढ़ी औरत के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। 75 वर्षीय सुलोचना देवी के हाथों में चाय की ट्रे बुरी तरह से कांप रही थी। उनके घुटनों में गठिया का भयंकर दर्द था, लेकिन फिर भी वह रसोई से बैठक तक दौड़ दौड़ कर काम कर रही थीं। उनके बेटे मयंक की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी लग गई थी और उसकी पत्नी राधिका को अपनी अमीरी का दिखावा करने का बहुत शौक था। राधिका ने आज घर पर अपनी उच्च वर्गीय सहेलियों और मयंक के दफ्तर के कुछ खास लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दावत रखी थी। घर को फूलों और रंगीन रोशनियों से सजाया गया था, लेकिन इस जगमगाते घर के एक अंधेरे कोने में सुलोचना देवी खद्दी थीं, जिनकी पुरानी सूती, सादी और थके हुए चेहरे को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह इस आलीशान घर की असली मालकिन हैं। सुलोचना देवी ने अपने जीवन के 30 साल एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका के रूप में बिताए थे। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो गया था। उन्होंने अकेले ही संघर्ष करके अपनी पाई पाई जोड़कर मयंक को पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन जब मयंक की शादी राधिका से हुई तो इस घर के नियम ही बदल गए। राधिका एक अमीर घर की बिगड़ैल लड़की थी, जिसे सुलोचना देवी का सादा जीवन, उनकी पूजा पाठ और उनके पुराने विचार बिल्कुल पसंद नहीं थे। मयंक अपनी पत्नी के रूप और उसके मायके के रुतबे के आगे इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपनी मां की तकलीफ कभी दिखाई ही नहीं दी। राधिका ने सुलोचना देवी को घर के सबसे छोटे और सीलन भरे कमरे में रहने पर मजबूर कर दिया था। घर में काम करने वाली बाई को भी निकाल दिया गया था, क्योंकि राधिका का मानना था कि सुलोचना देवी दिन भर खाली बैठी रहती है, इसलिए घर का सारा काम उन्हें ही करना चाहिए। आज की इस दावत में भी सुलोचना देवी सुबह 4 बजे से उठकर तरह तरह के पकवान बना रही थीं। राधिका भारी रेशमी साड़ी और महंगे हीरों के आभूषण पहने हुए रसोई में आई और तीखे स्वर में बोली, अरे बुढ़िया, कितनी देर लगाओगी? मेहमान बाहर बैठे हैं और तुम अभी तक कबाब ही तल रही हो। जल्दी से स्नैक्स की ट्रे बाहर लेकर आओ। और हाँ, ध्यान रहे, किसी भी मेहमान के सामने अपनी ये पुरानी साधी का पल्लू लेकर मत खद्दी हो जाना। चुपचाप आना, मेज पर ट्रे रखना और वापस रसोई में छुप जाना। मुझे मेरी सहेलियों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। सुलोचना देवी की आंखों से एक आंसू छलक कर खौलते हुए तेल में गिर पड़ा था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेटी, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। मुझसे बार बार बाहर नहीं जाया जाएगा। तुम मयंक से कहो ना कि वो थोड़ी मदद कर दे। राधिका ने मुंह बनाते हुए कहा, मयंक वहां मेहमानों के साथ व्यस्त है। वो कोई नौकर नहीं है जो तुम्हारी मदद करेगा। तुम ये काम खुद करोगी। आखिर इसी घर की रोटियां तो ढती हो। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे की सफलता के लिए अपने जीवन के हर सुख को आग लगा देती है। वो खुद फटे पुराने कपड़े पहनती है ताकि उसका बेटा समाज में महंगे कपड़े पहनकर सिर उठाकर चल सके। लेकिन जब वही बेटा बड़ा होकर किसी और के प्रभाव में आकर अपनी माँ को ही भूल जाता है तो उस माँ का हृदय कितनी बुरी तरह टूटता होगा, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया में माँ का स्थान सबसे ऊंचा है और जो माँ का सम्मान नहीं करता उसे ईश्वर कभी माफ नहीं करता, तो कृपया अभी हमारे इस चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और समाज की सच्चाई दिखाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। वर्मा स्टोरीज परिवार का हिस्सा बने और इस भावुक कहानी में आगे बढ़ें। बाहर बैठक में मयंक अपने बॉस और शहर के सबसे बड़े उद्योगपति श्री विक्रम सिंघानिया का इंतजार कर रहा था। विक्रम सिंघानिया की कंपनी में ही मयंक ने हाल ही में बतौर जनरल मैनेजर नौकरी शुरू की थी। विक्रम सिंघानिया को जमीन से जुद्धा हुआ और बहुत ही उसूलों वाला इंसान माना जाता था। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। मयंक जानता था कि अगर आज उसने अपने बॉस को खुश कर दिया तो उसकी अगली तरक्की पक्की है। तभी दरवाजे पर एक बद्धी सी महंगी गाड़ी आकर रुकी और विक्रम सिंघानिया अपने शानदार सूट में अंदर दाखिल हुए। मयंक और राधिका ने दौड़ कर उनका स्वागत किया और उन्हें सबसे मुख्य सोफे पर सम्मान के साथ बिठाया।
सभी मेहमान विक्रम की चापलूसी करने में लग गए। राधिका ने रसोई की तरफ आवाज लगाई, अरे ओ काम वाली, जल्दी से साहब के लिए ताजा जूस और नाश्ता लेकर आ। सुलोचना देवी अपने कांपते हाथों में भारी शीशे की ट्रे लिए धीरे धीरे बाहर आईं। उनकी साधी के पल्लू पर हल्दी और मसालों के दाग लगे थे। उनका सिर नीचे झुका हुआ था। राधिका की एक अमीर सहेली ने सुलोचना देवी को सिर से पैर तक अजीब नजरों से देखते हुए पूछा, राधिका डार्लिंग, ये कौन है? तुमने कोई नई और इतनी उम्रदराज काम वाली बाई रख ली है क्या? देखने से तो काफी लाचार लग रही है। मयंक वहां खड्डी छा था, लेकिन अपनी मां के सम्मान में उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। राधिका ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे क्या बताऊं, आजकल अच्छी काम वाली बाइयां मिलती कहाँ हैं। ये दूर के गांव की एक गरीब बुढ़िया है, जिसे खाने को रोटियां नहीं मिल रही थीं, तो मैंने तरस खाकर इसे अपने घर में रख लिया। बस घर की सफाई और थोड़ा बहुत खाना बना लेती है। मुफ्त का खाती है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। राधिका की इस बात पर वहां बैठे सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। सुलोचना देवी के कानों में ये शब्द किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उनका अपना बेटा उनके सामने खडेरी दियाहा था, और वो चुपचाप अपनी पत्नी को अपनी जन्म देने वाली मां को एक भिखारिन और नौकरानी कहते हुए सुन रहा था। सुलोचना देवी का हृदय भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। वह बस चाहती थीं कि जल्दी से ये ट्रे मेज पर रखें और धरती फटे तो वो उसमें समा जाएं। दोस्तों, घमंड इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डालता है कि उसे अपने सगे संबंधी भी कीढ़े मकोड़े नजर आने लगते हैं। दौलत का नशा अच्छे अच्छे रिश्तों की बलि चढ़ा देता है, लेकिन ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। जब वो पड़ ढहती है तो इंसान का सारा गरूर मिट्टी में मिल जाता है। क्या आपको लगता है कि राधिका और मयंक के इस घृणित कृत्य का कोई न्याय होगा? अगर आपके भीतर भी एक सच्चे और साफ दिल वाले इंसान की आत्मा बसती है और आप ऐसी ही सच्ची पारिवारिक कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव ही हमारे वर्मा स्टोरीज चैनल की असली ताकत है। चलिए देखते हैं कि दावत में इसके बाद क्या हुआ, जिसने सबके होश उड़ दिए। जैसे ही सुलोचना देवी ने वह ट्रे बीच की मेज पर रखने के लिए आगे बढ़ाई, अचानक उनके घुटने ने जवाब दे दिया और वे लड़खड़ा गईं। ट्रे में से एक जूस का गिलास छलक कर विक्रम सिंघानिया के महंगे जूतों पर गिर गया। राधिका चीख पड़ी, अंधी हो गई है क्या बुढ़िया? दिखाई नहीं देता कि साहब के जूतों पर जूस गिरा दिया? मयंक, मैंने कहा था ना, इसे बाहर मत आने देना। कितनी बड़ी बेइज्जती करा दी इसने हमारी। मयंक ने भी गुस्से में अपनी मां को धक्का देते हुए कहा, तुझे कोई भी काम ढंग से नहीं आता, जा यहां से और रसोई में जाकर अपना मुंह छुपा ले। साहब, मैं अभी इसे साफ करवाता हूं। सुलोचना देवी जमीन पर गिरी हुई थीं और फूट फूट कर रो रही थीं। वह अपने कांपते हाथों से कांच के टुकड़े बटोरने लगीं, लेकिन विक्रम सिंघानिया अपनी जगह पर बुत बनकर खड़े थे। उनकी नजर उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर टिक गई थी। उनके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उनके होंठ कांपने लगे और आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने मयंक को जोर से पीछे धकेला और जमीन पर बैठे बैठे ही सुलोचना देवी के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने सुलोचना देवी के पैरों को अपने हाथों में भर लिया और जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। राधिका, मयंक और वहां मौजूद शहर के बड्ढे बड्ढे रईस लोग अपनी सांसें रोके इस नज़ारे को देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शहर का इतना बड्ढा अरबपति एक साधारण सी नौकरानी के पैरों में गिरकर क्यों रो रहा है। सुलोचना देवी ने घबराकर अपने पैर पीछे खींचने की कोशिश की। अरे साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो एक गरीब औरत हूं, मेरे पैर मत छुइए। विक्रम ने अपने आंसू पोंछे और सुलोचना देवी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, सुलोचना मैडम, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं विक्रम हूं, आपका वही नालायक और अनाथ छात्र विक्रम। स्टेशन के पास चाय की टपरी पर झूठे बर्तन मांजने वाला वो अनाथ बच्चा विक्रम, जिसे आपने सडिडेहक से उठाकर अपनी छाती से लगाया था। सुलोचना देवी ने ध्यान से विक्रम को देखा और उनकी धुंधली आंखों में भी यादों की चमक लौट आई। विक्रम, मेरा होनहार बच्चा विक्रम, तू इतना बड्ढा आदमी बन गया। विक्रम जोर जोर से रोते हुए पूरी सभा के सामने खड़ा हुआ और उसने दहाड़ते हुए कहा, आज मैं जो भी हूं, इसी मां की बदौलत हूं।
तुम लोग जिसे एक लाचार और गरीब नौकरानी समझ रहे हो, वो इस शहर के सरकारी स्कूल की वो महान प्रिंसिपल हैं जिन्होंने न जाने कितने अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारी है। जब मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं थे, तब मैडम अपने हिस्से की रोटियां मुझे खिलाती थीं। जब मेरे पास इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे, तब इन्होंने अपनी पेंशन और अपने गले की सोने की चेन बेचकर मेरी फीस भरी थी। इन्होंने मुझे अपना खून देकर सींचा है। मयंक और राधिका के चेहरे पर हवाइयां उड़ डालने लगीं। उनका सारा नशा हिरण हो चुका था। विक्रम सिंघानिया गुस्से से मयंक की तरफ मुद्दा। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। मयंक, मुझे पता था कि तू सुलोचना मैडम का इकलौता बेटा है। मैंने तुझे अपनी कंपनी में इतनी बड़ी नौकरी इसलिए दी थी क्योंकि मुझे लगा था कि मैडम ने जैसे संस्कार मुझे दिए हैं वैसे ही तुझे भी दिए होंगे। मुझे लगा था कि तू अपनी माँ को पलकों पर बिठाकर रखता होगा, लेकिन तूने क्या किया? जिस माँ ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तुझे पढ़ाया, उस माँ को तूने और तेरी इस घमंडी पत्नी ने मेहमानों के सामने नौकरानी बना दिया। धिक्कार है तेरे ऐसे जीवन पर। राधिका कांपते हुए आगे आई। सर, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम नहीं जानते थे कि। चुप रहो! विक्रम जोर से चीखा। तुम जैसी औरतों को केवल दौलत की भाषा समझ आती है। तुम जानती भी हो कि सुलोचना मैडम अगर चाहती तो आज करोड़ों की मालकिन होती। उन्होंने अपने गांव की पूरी पैतृक जमीन बेचकर उस पैसे से एक अनाथ आश्रम बनवाया था ताकि मुझ जैसे गरीब बच्चों को छत मिल सके। और तुम इन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ ढने वाली भिखारिन कह रही हो? विक्रम ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने सेक्रेटरी को स्पीकर पर कॉल लगाया। हेलो, मयंक कुमार जो नया जनरल मैनेजर है, उसका टर्मिनेशन लेटर अभी तैयार करो। इसे आज और इसी वक्त कंपनी से निकाला जाता है और शहर की किसी भी दूसरी कंपनी में इसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इसका मैं खुद ध्यान रखूंगा। मयंक विक्रम के पैरों में गिर पड़ा। सर, ऐसा मत कीजिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने बहुत बड़ा लोन लेकर ये आलीशान घर और गाड़ियां ली हैं। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। माँ, माँ, प्लीज सर को समझाओ ना। लेकिन इस बार सुलोचना देवी ने अपना मुंह फेर लिया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और बहुत शांत स्वर में कहा, जो इंसान अपनी जन्म देने वाली मां का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपनी कंपनी, अपने समाज और अपने देश के प्रति कभी वफादार नहीं हो सकता। तुमने मुझे नौकरानी कहा था ना मयंक, तो एक नौकरानी को तुम्हारी नौकरी या तुम्हारे जीवन से क्या सरोकार? विक्रम बेटा, तू सही कर रहा है। विक्रम ने सुलोचना देवी का हाथ बहुत ही प्यार और सम्मान से पकड़ ढा। मैडम, ये घर आपके लायक नहीं है। आपने मुझे हमेशा अपना बेटा कहा था ना, तो आज आपका ये बेटा आपको अपने साथ ले जाने आया है। मेरे उस बड्ढे से महल में सब कुछ है, बस एक माँ की कमी थी। आज से आप मेरी माँ हैं और वो पूरा साम्राज्य आपका है। सुलोचना देवी ने मुस्कुराते हुए विक्रम के सिर पर हाथ रखा और उसके साथ उस घर से हमेशा के लिए बाहर निकल गईं। पीछे रह गए मयंक और राधिका, जो अपनी दौलत, अपना रुतबा और सबसे बढ़कर उस छत को हमेशा के लिए खो चुके थे जो उनके सिर पर एक मां के आशीर्वाद के रूप में खड़ी थी। कुछ ही महीनों में मयंक की गाड़ियां और घर बैंक ने कुर्क कर लिए और राधिका का सारा घमंड सड़कों की धूल में मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह गहरी और अमूल्य सीख मिलती है कि माता पिता का स्थान किसी भी दौलत, पद या रुतबे से बहुत ऊंचा होता है। जो बच्चे अपनी झूठी शान और अहंकार में आकर अपने माता पिता को अपमानित करते हैं, उनका पतन निश्चित है। भगवान कभी भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करता जो उस माँ के आंसू बहने देते हैं जिसने उन्हें अपनी रातों की नींदें बेचकर बद्धा किया हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी भी तार को छेदा है और आपकी आंखों में नमी ला दी है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और समर्थन ही वर्मा स्टोरीज की पहचान है और यही हमें समाज की इन सच्ची भावनाओं को आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। मिलते हैं ऐसी ही एक और प्रेरणादायक और भावुक कहानी के साथ। तब तक अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।